Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट 5, जिसमें मेरा टॉपिक है विक्रयकर्ताओं की चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सेल्स मैन। तो जो विक्रयकर्ता है उसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो विक्रयकर्ता के चुनाव की प्रक्रिया में जो है कई वैज्ञानिक विधियाँ होती है जिनमें से उपयुक्त का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात विक्रय चयन की जो प्रक्रिया है, उस विक्रयकर्ताओं की जो चयन की प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सारी जो है वैज्ञानिक विधियां होती है, जिसमें से केवल उपयुक्त का उपयोग करके जो है विक्रयकर्ता का चुनाव किया जाता है। इनमें से सबका सभी जगह उपयोग नहीं किया जाता है ना। जितने भी सिद्धांत हैं, मतलब जो विधियां हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं, उसका उपयोग सभी जगह नहीं किया जाता। केवल मेन जो मुख्य है उसी का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक फर्म में अपनी अलग दशाएं, कार्य अपेक्षाएं एवं समस्याएं होती है, जिनके अनुरूप ही चयन विधि अपनाई जानी चाहिए। कुशल एवं उपयुक्त विक्रेता का चयन कर एक सरल कार्य नहीं है, है ना। मतलब कुशल एवं उपयुक्त विक्रेता का चयन करना एक सरल कार्य नहीं होता है। अतः चयन प्रक्रिया में आपको विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार से परखा जाना चाहिए, तब कहीं जाके चयन प्रक्रिया विधि को अपनानी चाहिए। तो इसमें डेल योडर लिखते हैं कि चयन प्रक्रिया को बाधाओं के क्रम के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान एवं प्रार्थी को एक एक करके अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है। सभी संस्थाओं में समान प्रकार की चयन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। संस्थाएं सामान्यतः अपनी आवश्यकता एवं साधनों के अनुसार विक्रेता की चयन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। चयन प्रक्रिया में अनौपचारिक साक्षात्कार से लेकर नियुक्ति एवं कार्य परिचय तक कई स्तर हो सकते हैं, है ना। तो एक सामान्य चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण पाए जाते हैं। जैसे पहला है प्रारंभिक तैयारियां करना। ठीक है, क्या करना? प्रारंभिक तैयारियां करना। क्योंकि विक्रयकर्ता का जब चयन किया जाता है तो सबसे पहला है जो प्रारंभिक तैयारी होती है वो करना। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक तैयारियां करना। तो चयन प्रक्रिया के जो प्रारंभिक कार्य हैं वो निम्नलिखित है। जैसे पहला, आवेदन पत्रों पर विचार करना। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया हो गई। भर्ती में क्या होता है, व्यक्तियों का आवेदन आता है ना। तो विक्रेताओं की चयन प्रक्रिया में सबसे पहला जो है वो है प्राप्त जो आवेदन है उस पर विचार करना, है ना, कि कौन सा निर्धारित प्रारूप के अनुसार है ना, कौन सा नहीं है ना। क्योंकि भर्ती के समय सारा प्रारूप निर्धारित कर दिया जाता है कि हमें विक्रयकर्ता के लिए इस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। अब कभी ऐसा होता है कि योग्यता को ना देखते हुए भी आवेदन पत्र भर दिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो तैयारी होती है विक्रयकर्ताओं की जो चयन की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला आवेदनों को ही देखा जाता है कि कौन सा जो है निर्धारित प्रारूप के अनुसार है, कौन सा नहीं है। फिर उस पर जो है जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार होता है उसको अलग रख दिया जाता है, उस पर फिर विचार किया जाता है। अब बी पॉइंट है प्रार्थियों का विवरण तैयार करना। प्रार्थियों का विवरण तैयार करना, ठीक है। अब देखिए, पहला तो है आवेदन पत्रों पर विचार करना, है ना। आवेदन पत्र को अलग कर देना जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार है। फिर जो प्रार्थियों का आवेदन पत्र सही होता है ना, निर्धारित प्रारूप के अनुसार होता है, उनका जो है विवरण तैयार करना कि जो हमने योग्यता मांगा है, विशिष्टता मांगा है, उसका सब कॉलम बना के प्रार्थी का नाम, सारा चीज़ जो है डिटेल, फिर उसका जो है विवरण तैयार करना। फिर अयोग्य प्रार्थियों अधूरे प्रार्थना पत्रों को निरस्त करना, है ना। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है जो प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत आता है वो है अयोग्य प्रार्थियों एवं अधूरे प्रार्थना पत्र को निरस्त करना। जैसे कि मैंने पहले ही जो पॉइंट में बताया कि प्राप्त आवेदन पर क्या किया जाता है, विचार, जिसमें से योग्य होते हैं और जिसमें योग्य पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं और अयोग्य। तो उसमें जो है
अयोग्य जो प्रार्थी हैं या अधूरा कोई प्रार्थना पत्र किया है, आवेदन किया है, उसको निरस्त करना, ये प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत आता है। फिर चयन बोर्ड का गठन। अब देखिए ये सारा चीज़ हो गया, पत्रों का चयन हो गया, प्रार्थियों का विवरण तैयार हो गया, जो अधूरे हैं, जो अयोग्य प्रार्थी हैं या अधूरे आवेदन पत्र हैं उसको निरस्त कर दिया गया। अब चयन बोर्ड का गठन। एक चयन बोर्ड होता है जो विक्रयकर्ताओं की चयन का कार्य करता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाना, एक बोर्ड बनाना। फिर है निर्धारित प्रारूप वाले रिक्त आवेदन पत्र छपवाना, है ना। ई पॉइंट क्या होता है, निर्धारित प्रारूप वाले, मतलब जो प्रारूप निर्धारित किए हैं उसके लिए जो है रिक्त आवेदन पत्र छपाना। क्योंकि क्या है, जब हम आवेदन को प्राप्त आवेदन पर विचार करते हैं, उसमें अयोग्य जो प्रार्थी है, अधूरे प्रार्थी है, मतलब अधूरे जो है आवेदन पत्र हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो कुछ जो है रिक्त पद हो जाते हैं, उसके लिए फिर से निर्धारित प्रारूप वाले जो है सारे उस प्रारूप में लिखा होगा जो जो भर्ती के समय निर्धारित किए गए होंगे, तो उस रिक्त पद के लिए क्या छपवाया जाता है, आवेदन पत्र छपवाया जाता है। ये सब प्रारंभिक कार्य होते हैं। फिर चयन, जांच एवं लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं विभिन्न प्रोफार्मा तैयार करवाना। फिर क्योंकि जब तक हम प्रारंभिक कार्य नहीं करेंगे, ये सब चीज़ हम तैयारी नहीं रखेंगे, तब तक हम आगे जो है प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो चयन, जांच एवं लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र और जितने भी प्रोफार्मा है उसको तैयार करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट है चयन रीति एवं सिद्धांतों का निर्धारण। अब देखिए सारा चीज़ तो तैयार हो गया, अब ये निर्धारित करना कि चयन की रीति क्या होगी, है ना, तथा उनके सिद्धांत क्या होंगे, तो ये सारे का जो है निर्धारण करना। फिर आवश्यक विशेषज्ञों एवं विभागों से संपर्क करना। जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो चयन प्रक्रिया जो है करवाते हैं, तो या विभाग होते हैं, उनसे जो है संपर्क स्थापित करना, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको जो है उससे पूरा करना। तो ये तो हो गया हमारा विक्रयकर्ताओं की जो चयन प्रक्रिया है उसमें पहला प्रारंभिक तैयारियां करना। तो ये सारे जो पॉइंट है वो हमारी प्रारंभिक तैयारियां के अंतर्गत आता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है नियोजन कार्यालय में। पहला है तो प्रारंभिक तैयारियां, अब हमारा दूसरा पॉइंट है नियोजन कार्यालय में। नियोजन कार्यालय में प्रार्थी का स्वागत। अब सारा प्रारंभिक कार्य हो गया, अब नियोजन कार्यालय में, है ना, जो योजना बनाई जाती है जिस कार्यालय में, उसमें प्रार्थी का स्वागत करना। तो विज्ञापन अथवा बुलावे के जो प्रत्युत्तर में जब कोई प्रार्थी संस्था में आता है तो उसका नियोजन कार्यालय द्वारा क्या किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। उक्त अतिथि को उपस्थिति सभी प्रार्थियों को प्रतीक्षा एवं स्वागत कक्ष में बैठने हेतु स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। उसके आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा योग्य प्रार्थी ऐसी संस्था में कार्य करना स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि आजकल रोजगार की समस्या के कारण प्रतिदिन संस्था में अनेक प्रार्थी कार्य की तलाश में आते हैं, अतः संस्था भी आवेदकों को पर सफलतापूर्वक ध्यान जो है नहीं दे पाते। इसलिए जब भी चयन प्रक्रिया हो तो जो है प्रार्थियों का अच्छे से जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रार्थी आकर्षित हो सके, है ना, और काम करने पर उसकी अभिरुचि हो। फिर तीसरा है प्रारंभिक साक्षात्कार। प्रारंभिक साक्षात्कार, प्रारंभिक साक्षात्कार। तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रार्थी से उसका शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उम्र, कार्य रुचि व अन्य विशिष्ट कार्य गुणों आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है। सूचना के आधार पर प्रारंभिक तौर पर प्रार्थियों की जो योग्यता है उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। यह साक्षात्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, मतलब इसका एक विशेषज्ञ होता है जो लगभग 10 मिनट का होता है
है ना, मतलब जो समय सारणी निर्धारित होती है और विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जो है उसका तो विशेषज्ञ द्वारा, और समय सीमा जो निर्धारित होती है वो 10 मिनट होती है। इस साक्षात्कार से प्रार्थियों की रुचियाँ, इच्छा, कार्य, लगन, उत्साह, उपयुक्तता आदि के बारे में आधारभूत सूचनाएं प्राप्त की जाती तथा योग्य प्रार्थियों को आगे की कार्यवाही के लिए रोका जा सकता है। इसलिए इसे छँटनी साक्षात्कार भी कहा जाता है। इससे चयन पर होने वाले व्ययों एवं समय भी जो है बचत की जाती है ना, जो व्यय है और समय है उसमें बचत की जा सकती है। नेक्स्ट है रिक्त प्रार्थना पत्र। चौथा है रिक्त प्रार्थना पत्र। रिक्त प्रार्थना पत्र। रिक्त प्रार्थना पत्र प्रारंभिक साक्षात्कार में योग्य पाए गए प्रार्थियों से प्रार्थना पत्र फॉर्म भराया जाता है। यह आवेदक की योग्यता के बारे में आधारभूत सूचना उपलब्ध कराता है। यह उसके वैयक्तिक इतिहास का अभिलेख होता है। इस प्रार्थना पत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रार्थियों की योग्यता की पूर्व निश्चित योग्यताओं प्रारंभिक साक्षात्कार न रखने की दशा में सभी प्रार्थियों से यह फॉर्म भराया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र चयन प्रक्रिया का मूल आधार होता है। यह प्रार्थी के व्यक्तित्व का एक शब्द चित्र होता है तथा उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। इससे साक्षात्कार में भी अत्यंत सुविधा हो जाती है तथा सामान्य बातों के पूछने में समय नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है चयन जांच। चयन जांच तो चयन जांच अथवा परीक्षण चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। चयन जांच के द्वारा प्रार्थी की योग्यता, चातुर्य, कार्य अभिरुचि, स्वभाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। जांच के द्वारा विक्रेता की अभिरुचि जांच, उपलब्धि जांच आदि ये सब शामिल होते हैं। संस्था की आवश्यकता अनुसार किसी भी जांच या विभिन्न जांचों को आयोजित करके आवेदक की योग्यता का परीक्षण कर सकता है। जांच के द्वारा सही पद के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाता है। इससे चुनाव एवं नियुक्ति के विभिन्न व्ययों में भी कमी की जा सकती है। फिर है नेक्स्ट मुख्य साक्षात्कार। मुख्य साक्षात्कार। मुख्य साक्षात्कार तो जांच में योग्य पाए जाने वाले प्रार्थियों का नियोजन कार्यालय में साक्षात्कार किया जाता है। चयन प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। स्टील कंडीफ एवं गोओनी लिखते हैं कि साक्षात्कार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त चयन कदम है और कंपनियों में तो संपूर्ण चयन प्रणाली साक्षात्कार पर ही जो है आधारित होता है। कई संस्थाएं साक्षात्कार करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। साक्षात्कार अपने भावी कर्मचारियों से एक सीधे बातचीत है। नियोजक अपने भावी विक्रेताओं की नियुक्ति से पूर्व उससे साक्षात्कार करके उसकी संप्रेषण योग्यता, विचार शैली, आचरण, व्यक्तित्व, नेतृत्व आदि बातों की जांच करता है। वस्तुतः साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य भावी विक्रेताओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। साक्षात्कार के साथ प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बातों की भी जांच संभव होती है। नेक्स्ट है संदर्भ जांच। संदर्भ जांच तो इसके अंतर्गत साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात प्रार्थी के संदर्भ में उसकी शिक्षा, चरित्र, आचार विचार, पूर्व कार्यानुभव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती तथा उसके द्वारा उल्लेखित सूचनाओं की जांच की जाती है। यह जांच प्रार्थी के स्कूलों, कॉलेजों, भूतपूर्व नियोक्ताओं आदि के माध्यम से तथा प्रार्थी द्वारा संदर्भ हेतु दिए गए नामों से पत्र व्यवहार करके की जा सकती है। प्रार्थी के पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों आदि से भी सूचनाएं मंगवाई जा सकती हैं। संदर्भ जांच का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह देखना होता है कि विक्रेता पूर्व में कहीं दुराचरण या छल कपट या मिथ्या व्यवहार का दोषी तो नहीं रहा है।
अतः प्रबंधकों को संदर्भित व्यक्तियों व संस्थाओं से व्यक्तिगत स्थापित करके प्रार्थी के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करनी जो है उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा परीक्षण इसके अंतर्गत विक्रय कार्य काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। विक्रेता को शारीरिक दृष्टि से सक्षम एवं योग्य जो है होना आवश्यक होता है। चिकित्सा परीक्षण के द्वारा विक्रेता की शारीरिक अक्षमताओं, बीमारियों व अन्य अयोग्यताओं का पता किया जा सकता है। ऐसे विक्रेता को जो ऐसी छूत के रोग से ग्रस्त है अथवा शारीरिक दुर्बलता के कारण कार्य करने के अयोग्य है, उन्हें अस्वीकार किया जाता है। अब देखिए, चिकित्सा परीक्षण के पहलू में जो है निम्न को शामिल किया जाता है, जैसे शारीरिक नाप तौल, जैसे ऊंचाई, वजन, सीने व पेट का घेरा आदि। दूसरा है रक्तचाप एवं हृदय की जांच। तीसरा है आँख, नाक, कान, गला, दांतों, वक्ष स्थल आदि की जांच। नेक्स्ट है खून, पेशाब आदि की जांच। नेक्स्ट है विशेष बोध परीक्षण, जैसे दृष्टि व श्रवण क्षमता की जांच। नेक्स्ट है सामान्य परीक्षा, जैसे चर्म, मांसपेशियां आदि की जांच। आवश्यक होने पर साइकिट्रिक्स परीक्षा करना। नेक्स्ट है प्रार्थी के चिकित्सा इतिहास पर भी विचार किया जाता है। तो ये है चिकित्सा परीक्षण के अंतर्गत मदे शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेवा शर्तों का निर्धारण। तो चयन हो जाने के बाद सेवा शर्तों को निर्धारित की जाती है। यद्यपि कभी कभी सेवा की शर्तों का उल्लेख विज्ञापन या प्रारंभिक साक्षात्कार के समय ही कर लिया जाता है, किंतु विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव प्राप्त प्रार्थियों के लिए सेवा शर्तों में इस स्तर पर संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरा है चयन, निर्णय एवं नियुक्ति। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है चयन, निर्णय एवं नियुक्ति। तो जिन प्रार्थियों ने चयन संबंधी सभी चरण सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं, उन्हें अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तथा उन्हें नियुक्त पत्र दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र में चुने हुए प्रार्थी विक्रेता पद का नाम, वेतन श्रृंखला तथा अन्य भत्ते, सेवा की प्रमुख शर्तें, परिवीक्षण काल, कार्यभार संभालने हेतु अंतिम तिथि, स्वीकृति भेजने की तिथि, स्वीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तिथि इत्यादि शामिल होते हैं। कुछ योग्य, अनुभवी एवं कुशल विक्रेता नई नियुक्ति पर आने के पूर्व अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। इन शर्त पर भी विचार किया जाता है। यदि विक्रेता बहुत कुशल है तो उससे अधिक वेतन व सुविधाएं देना ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट है पदभार सौंपना एवं कार्य परिचय। पदभार सौंपना एवं कार्य परिचय। ठीक है, पदभार सौंपना एवं कार्य परिचय। तो जब प्रार्थी नियुक्त पत्र स्वीकार कर लेता है तो संस्था जो है पदभार ग्रहण करने के लिए जो है आदेश देता है ना। मतलब वह संस्था पदभार ग्रहण कराता है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह संस्था का कर्मचारी बन जाता है। पदभार ग्रहण करके वह नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। कार्य संभालने पर प्रार्थियों को उसके कर्तव्यों, दायित्वों एवं जवाबदेही से जो है अवगत कराया जाता है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रार्थी संस्था का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वस्तुतः वह प्रार्थी से विक्रेता बन जाता है। कार्य परिचय के द्वारा उन्हें संस्था के साथ समायोजित हो जाने का अवसर मिलता है। सामान्यतः कार्य परिचय में चयनित विक्रेता की निम्न बातों के संबंध में बतलाया जाता है, जैसे संस्था का इतिहास। नेक्स्ट है संस्था की सामान्य नीतियाँ व नियम, है ना, उनको जो है सारे कार्य से परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट है विक्रय विभागों की जानकारी। नेक्स्ट है विभिन्न विभाग की स्थिति। नेक्स्ट है वेतन, छुट्टियां व कार्य के लिए घंटे के संबंध में नीतियां। नेक्स्ट है निर्मित वस्तुओं एवं सेवाएं। नेक्स्ट है सामाजिक लाभ योजनाएं। नेक्स्ट है निर्मित वस्तुएं एवं सेवाएं, सामाजिक लाभ योजनाएं, पदोन्नति व स्थानांतरण नीतियां, अनुशासन व शिकायत निवारण प्रक्रिया, विक्रेता के दायित्व,
कर्तव्य व संबंध, ये सारी चीज़ जो है कार्य परिचय के दौरान किया जाता है। अब है चयन जांच। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चयन जांच, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, चयन जांच। अब इसके अंतर्गत चयन जांच संपूर्ण चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जांच या परीक्षण के द्वारा प्रार्थियों की विभिन्न योग्यताओं, प्रवृत्तियों, लक्षणों, व्यवहार व अन्य गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जांचों का आयोजन करके प्रार्थी के कार्य कौशल एवं उपयुक्तता का मापन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जांचों का आयोजन करके प्रार्थी के कार्य कौशल एवं उपयुक्तता का मापन किया जाता है। इससे प्रार्थी की जो है अच्छाइयाँ व कमियों का ज्ञान हो जाता है। अतः इसमें योग्य पाए जाने मात्र में भी चयन नहीं हो जाता। विक्रय क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की जांच आवश्यक होती है। तो चयन जांच में निम्नलिखित प्रोसेस किया जाता है, जैसे मानसिक योग्यता जांच। इस जांच का उद्देश्य प्रार्थियों की मानसिक योग्यता, क्षमता, प्रवृत्तियों के स्तर की जांच करना होता है। इस जांच को पेपर एवं पेंसिल जांच भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रार्थी की मानसिक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इस जांच के द्वारा प्रार्थी के उन मान योग्यताओं की जांच की जाती है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित होता है। सेकंड है प्रवृत्ति उन्मुक्ता जांच। इस जांच का उद्देश्य प्रार्थी की विशिष्ट प्रवृत्तियां जैसे नए काम सीखना, नए कौशल को ग्रहण करना आदि का मूल्यांकन करना होता है। इसके द्वारा प्रार्थी की प्रतिक्रिया, स्थिरता, संयम, नियंत्रण आदि योग्यताएं की भी जांच की जाती है। उपलब्धि जांच। इस जांच का प्रयोग प्रार्थी की उस क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है जो उसने अब तक अर्जित की है। यह जांच प्रायः निष्पादन क्षमता एवं व्यावहारिक जांच के रूप में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जांच। व्यक्तिगत जांच के द्वारा आवेदकों के उन गुणों की जांच की जाती है जो उनके आत्मविश्वास, आत्माभिव्यक्ति, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वतः प्रेरण, आचरण आदि से संबंध रखते हैं। यद्यपि इन जांचों की वैधता पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होती है। स्टेशनरी के यह मत है कि व्यक्तिगत जांच न तो पहल करती है और न सेवा योजक ही कर्मचारियों की मान्यताओं, विश्वासों का निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि साक्षात्कार एवं अवलोकन व्यक्तित्व के जो है विश्वास पर के आधार पर प्रस्तुत कर देते हैं। नेक्स्ट है रुचि जांच। इस जांच के द्वारा आवेदकों की व्यावसायिक रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है कि आवेदक विक्रयकर्ताओं के रूप में सफल हो सके, है ना। इन जांचों का प्रयोग व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श करने के लिए भी किया जाता है। ये परीक्षण मूलतः दो धारणाओं पर आधारित होता है। प्रथम, रुचि एवं अभिप्रेरणाओं में गहन संबंध है। द्वितीय, व्यक्ति की रुचि प्रत्येक उम्र में प्रायः स्थिर रहती है। अभिप्रेरणा के द्वारा उससे कम या अधिक किया जा सकता है। तृतीय, किसी कार्य में विशेष रुचि होने पर उसे व्यक्ति विशेष कुशलतापूर्वक कार्य जो है करता है। नेक्स्ट है स्वभाव या प्रकृति जांच। इस जांच के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव के विभिन्न घटकों जैसे क्रोध, चंचलता, गत्यात्मकता, आदतों आदि का मूल्यांकन किया जाता है ना। इससे जो है मिलनसारिता, सामाजिकता, एकांत वृत्ति आदि का भी ज्ञान किया जाता है। विक्रेता की प्रकृति के संबंध में यह जांच भी उपयोगी होती है। दृष्टिकोण जांच। इस जांच के द्वारा प्रार्थी की व्यावसायिक दशाओं, उद्यमिता, रोजगार, पदोन्नति, श्रम संबंधों, सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों, सरकारी नीतियां आदि के दृष्टिकोण, मनोवृत्ति व आचार व्यवहार की जांच की जाती है। वस्तुतः यह जांच व्यक्ति के मनोबल, आशावादिता के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट है स्थिति जांच। इस जांच के जरिए आवेदकों की वास्तविक स्थिति पर कार्य करने की क्षमता का मापन किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व जांच एवं निष्पादन क्षमता जांच दोनों ही के तत्व शामिल होते हैं।
विक्रेता की विभिन्न विक्रय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ तथा विभिन्न दशाओं में कार्य करने की क्षमता को परखा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये है